Video will be covering the chapter 2 of physics class 11, that is motion in a straight line. I have the PDF of new NCERT over here क्योंकि मेरे पास ओल्ड NCERT थी, तो न्यू NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे पूरा PDF प्रिपेयर कर रखा है. ऑल्सो आई हैव द PDF ऑफ माई ओन नोट्स, जो इस चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए थे अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसमें मैंने चीज़ें लिखी थी फ्रॉम माई NCERT एंड ऑल्सो एडिशनल चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करी थी. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जैसे आप लोग मुझे कहते थे कि जब मैंने अपने बायो के जो 3 लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कंप्लीट चैप्टर, लोकोमोशन का पार्ट 1 एंड 1 शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आप लोगों ने कहा था वी वांट सिमिलर वीडियोस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको फिजिक्स में सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कैसे आपको चीज़ों को NCERT में हाईलाइट करना है एंड कैसे आपको अपने फिजिक्स के नोट्स बनाने हैं आउट ऑफ योर NCERT एंड उसके अंदर आप एडिशनल चीज़ तो ऐड करोगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. तो इसके अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं. ऑल्सो इट इज़ अ बेसिक चैप्टर जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी ऑन हाउ टू स्टार्ट नीट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि आप इस चैप्टर से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारी न्यू NCERT का PDF जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी है. सो जो चीज़ें हाईलाइटेड है आपको सिर्फ वही पढ़नी है और जो बीच बीच में जो जितने भी एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे. तो पहली चीज़ आ जाती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ये चीज़ तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देन दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर MCQ आएगा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है. तो ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप मेरे साथ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो वेदर इट इज़ ऑफ योर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, देन हम इसको इसी POV से पढ़ेंगे कि आपके नीट के MCQs निकलें. क्योंकि बहुत बार नीट में होता है कि आपके MCQs बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता. तो हम ट्राई करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो, बट अगर स्टिल चीज़ें रह जाती हैं बट उसमें एक 100% गारंटी ये होगी कि MCQ तो बन ही जाएगा. एंड दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्योंकि इन दोनों के अंदर नोट्स भी बनता है, बायो में नोट्स बनते नहीं है, तो बायो विल रीड ओनली फ्रॉम माई NCERT एंड क्वेश्चन जो है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलते रहेंगे. एंड अगर आप मेरे से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसके अंदर हम हमारी जो NCERT है उसको करेंगे. साथ में मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलते रहेंगे, तो उनको आप सॉल्व करना मत भूलिए. देन कम्स इन काइनेमेटिक्स वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन. ये मैंने यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर भी लिखा है कि जब हम कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, जब हम कहते हैं मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को भी पढ़ते हैं एंड जो फोर्स जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा होता है हम उसको भी पढ़ते हैं. दैट मीन्स हम मोशन को भी पढ़ते हैं एंड वो मोशन क्यों हो रहा है उसको भी पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर. बट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे मोशन, ठीक है. विल रीड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमें जो कॉज है कि किस वजह से मोशन हो रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. Then comes instantaneous velocity and speed. तो एवरेज वेलोसिटी हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. अगर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में मान लो 0 से लेकर 10 सेकंड का, तो इसमें ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है वो कितना धीरे या कितना तेज चल रहा है, दैट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी. हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर 0 से लेकर 10 सेकंड तक का उसका मोशन है एंड उसमें ओवरऑल अगर हम देखें उसकी स्पीड क्या थी, देन दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी. एंड अगर हम देखें कि वो जो 0 से 10 सेकंड तक का मोशन था इसमें 5 सेकंड पे या फिर 4 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या थी, देन दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये तो वर्ड से ही मतलब क्लियर हो रहा है. देन v इज इक्वल्स टू dx/dt. ये हमने नोट्स में लिख रखा है हमारा v इज इक्वल्स टू dx/dt. तो हम यहाँ पे देखते चलेंगे. उसके बाद ये जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. इसके स्लोप से हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी. क्योंकि ये चीज़ आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक तरीके से dx/dt हम यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंशिएशन. ओवर हेयर v इज द वेलोसिटी, यू कैन कॉल इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. dt में t इज टाइम एंड dx में x इज डिस्प्लेसमेंट. ये तो कॉमन हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ये वही है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा तो इस ग्राफ का जो स्लोप है उससे आपको क्या मिलने वाली है, वेलोसिटी मिलने वाली है. इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में लिख रखा है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसके स्लोप से आपको क्या मिलने वाली है, इसके स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलने वाली है. उसके बाद अगर हम आगे चलें, सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म में है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज द सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल द इंस्टेंट्स. तो अब कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो जितनी वेलोसिटी उसकी 0 पे होगी, जितनी वेलोसिटी उसकी 1 सेकंड पे होगी, उतनी ही वेलोसिटी उसके हर एक इंस्टेंट पे होगी इंटरवल में. तो अब अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे या फिर इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो वो सेम ही आने वाली है. देन इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी.
अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर होने का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, ठीक है। आपने मैथ्स में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। बट जो स्पीड होती है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगी एंड इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखी है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। बट स्पीड का एकदम अपोजिट है। तो अगर मान लो कि किसी इंस्टेंट पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख रहे हो और वो आपकी आ रही है नेगेटिव v, अब उसी इंस्टेंट पे अगर आपको अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड देखनी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या सिंपली स्पीड बोलो, तो आप क्या करोगे, इसका मॉड कर दोगे, ठीक है, मतलब इसको कर दोगे पॉजिटिव। तो वहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अगर वो नेगेटिव v है तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो पॉजिटिव v हो जाएगी। एंड अगर आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो v है तब तो स्पीड v होगी ही। तो ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, विल डू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ये। सो दिस फंक्शन इज गिविंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट ए की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट बी की वैल्यू गिवन है। एंड फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू से कि आई गॉट 100 इन क्लास 12th मैथ्स बोर्ड्स एंड ऑल्सो आई गॉट 99.09 परसेंटाइल इन JEE मेन्स इन फिजिक्स। सो मैंने सोचा लाइक इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो अपलोड वीडियोज़ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स के अंदर लाइक बेसिक जो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है आपको फिजिक्स में हेल्प मिलेगी कैलकुलेशंस के अंदर, आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में, एंड जितने भी ये टेंजेंट्स वगैरह ट्रिग्नोमेट्री में आपको हेल्प मिल सकती है। एंड आप क्योंकि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इन सारी चीज़ों से यूज टू हो गए। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी एंड टी इज मेजर्ड इन सेकंड्स, वी डोंट केयर व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकंड्स एंड टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो टी इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 2 पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ ही करेंगे, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। दैट मीन्स कि जो हमारा x गिवन है हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा a प्लस bt स्क्वायर है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2bt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन का तो आप इजीली कर लोगे। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ सिंपल वे में तो वो ये है कि अगर मान लो आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, विच इज़ मान लो योर x स्क्वायर, ठीक है, या फिर x रेज टू द पावर n, ठीक है, वेयर n आपकी कोई भी पावर है, कोई भी एक्सपोनेंट है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर था। तो टी स्क्वायर का जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो हमारा क्या हुआ, 2, जैसे n यहाँ आ गया तो 2 पहले आगे आ जाएगा, फिर हमारा x एज इट इज़, दैट मीन्स t एज इट इज़, देन n माइनस 1 हुआ तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो सिंपली क्या हो गया 2t। एंड जो हमारा ये था b, ये आ गया एज इट इज़। ऑल्सो अब a कहाँ चला गया, a कॉन्स्टेंट था, अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होता है। तो 0 प्लस 2bt लिखें या 2bt लिखें सेम ही बात है, आप 0 प्लस 2bt लिखो या 2bt लिखो एक ही बात है, ठीक है। अभी आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको 0 पे निकालनी है तो वो ऑब्वियसली क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी 0, आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2b 0 ही हो जाएगा। एंड 2 पे निकालनी है अगर हमें तो 2b2 दैट इज इक्वल्स टू 4b, एंड b की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 2.5, दैट मीन्स 4 इंटू 2.5 दैट इज योर 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हमें यहाँ गिवन है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स पता है ना आप कर लोगे। फिर पूछा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हमारा यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें v एवरेज निकालना हो, ठीक है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या पोजीशन फाइनल है माइनस क्या पोजीशन इनिशियल है डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे 2 एंड 4 है तो टोटल टाइम टेकन अगर हम वी एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम टेकन तो कितना हो गया 2, क्योंकि 2 एंड 4 के बीच में। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे कि जो पोजीशन है वो 4 सेकंड्स पे कितनी है माइनस जो पोजीशन है वो 2 सेकंड्स पे कितनी है। दिस इज ऑल इज रिक्वायर्ड। तो बहुत ही सिंपल वे में होगा, पोजीशन का जो हमें फंक्शन है वो हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है तो हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो a प्लस बी टी स्क्वायर है तो a प्लस बी टी क्या है 4 स्क्वायर माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 4 4 से 16 b माइनस हमने ब्रैकेट हटाया a माइनस 2 2 से 4 b डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए प्लस ए कैंसिल 16b माइनस 4b 12b डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6b
b की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2.5, सो 6 इंटू 2.5 हमारे पास आ जाएगा 6 5 30, 6 1 6 12, 13 14 15, वी हैव द आंसर 15 ओवर हियर। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन वेयर वी हैव आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्राफ्स हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है हमारा ये क्या है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर जो हमारा कर्व है वो अपवर्ड होता है देन दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मैं इसको याद करने का आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताती हूँ। तो अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये ज़्यादा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल आएगा ये क्या आएगा, ऑब्ट्यूज। ठीक है, जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तब स्लोप होता है नेगेटिव। तो आप ये कंसिडर करो कि पहले जो वेलोसिटी थी लाइक इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी। अब अगर हम यहाँ का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालें तो ये एंगल बन रहा है एक्यूट, दैट मीन्स अब फाइनल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। अब वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। ये बस मैं एक फंडा बता रही हूँ जिससे आप इसको याद कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखो, हम ये लेते हैं इनिशियल पॉइंट, ये लेते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे एंगल क्या है एक्यूट, दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी पॉजिटिव। अब यहाँ पे स्लोप निकालोगे क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी होगी नेगेटिव। वेलोसिटी जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव पे, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे ये जो है ये लाइन हमें ये देगी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, ऐसे वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे इसके इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है इससे हमें क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, जीरो। ठीक है, अगर ग्राफ में ऐसे होता है तो स्लोप होता है इनफाइनाइट, अगर ऐसे है तो स्लोप होगा जीरो। अगेन बेसिक मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको मैंने सम अप करके यहाँ पे अपना जो ग्राफ है ये ड्रॉ कर रखा है कि अपवर्ड कर्व होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्ट्रेट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इसको आप सिंपल भी याद कर सकते हो कि अगर आपका अपवर्ड कर्व है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड कर्व है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल सी बात ये हो गई। उसके बाद अब हमारा आ जाता है यहाँ पे, अब इसको भी मैं आपको याद करने का एक सिंपल फंडा बता देती हूँ। नीचे यही गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये अपने। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये है इसका स्लोप। तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या है, पॉजिटिव। एंड जो ऑब्जेक्ट है देखो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप क्वाड्रेंट वाइज बात करो सो वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी वाई एंड एक्स एक्सिस है दोनों क्या है, पॉजिटिव। सेकंड के अंदर एक्स एक्सिस क्या हो गई, नेगेटिव। थर्ड के अंदर एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव। फोर्थ के अंदर वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। ये होता है। यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एंड क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। नीचे ये लिखा है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है बिकॉज इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो स्लोप है ये क्या है, नेगेटिव। आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे, एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बट क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, सो मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका जो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स कि जो मोशन है ये हो रहा है आपका कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे गिवन होगा आपको मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपकी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप ऐसा इमेजिन करके देखो, अगर ऐसा ही सेम ऊपर होता, ठीक है, जैसा नीचे ऐसा ही सेम ऊपर होता तो क्या आता है, एंगल ऑब्ट्यूज आता। या फिर इसको आप ऐसे देख लो कि अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज आएगा। कैसे भी आप इमेजिन करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट था वो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बट पॉजिटिव डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो ये सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, उसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो हमारा आ जाता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने ऊपर डिस्कस करी है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं फटाफट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस करा है, 1D मोशन, दैट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन का मोशन वन डायमेंशनल है, हमने डिस्कस कर लिया। मैकेनिक्स के अंदर हम फोर्स को भी बात करते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नॉट पॉसिबल। हम अगर देखते हैं कि कोई बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में है, हो
हो सकता है वही बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, बट वहीं पे ही एक इंसान अगर ट्रेन के बाहर खड़ा होकर उनको देख रहा है और ट्रेन चल रही है, तो जो इंसान बाहर है उसके रिस्पेक्ट में तो वो दोनों मोशन में है ना। तो ऐसा यहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नॉट पॉसिबल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट हो वो पूरी दुनिया में हर एक चीज़ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में वो मोशन पे होगा, या अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में वो हर एक चीज़ के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे भी होगा। तो ये कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूटनेस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ जो है पॉइंट करेगी। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली यहाँ था, फाइनल अब वो यहाँ है, तो इसी तरफ तो हुई ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो इसी तरफ तो हुई, तो वही यहाँ पे इसके लिखने का मतलब है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी ली। उसके बाद जो कार्स होती हैं, कार्स के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड की, अभी आपकी कार की स्पीड 50 है, अभी 672 हो गई, वो बताता है स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt अभी हमने पढ़ भी लिया और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये लिमिट्स लगा के कुछ नहीं है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली स्टेटमेंट अभी पढ़ के आए हैं, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड ऑल आर इक्वल। क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड ऑल आर इक्वल क्यों खाया? आप सोचोगे ये तो नेगेटिव भी हो सकती है, स्पीड पॉजिटिव है तो इक्वल कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। एंड ये स्टेटमेंट मुझे बुक में इंपॉर्टेंट लगी, तब भी मैंने बुक में भी मार्क कर ली थी एंड अपने नोट्स में भी लिख ली थी। उसके बाद अगर आप बात करो एवरेज एक्सेलरेशन की, तो जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करके, वैसे ही हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करके, वेयर डेल्टा टी मीन्स टोटल टाइम टेकन एंड डेल्टा वी मीन्स कि कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है। अगर मान लो पहले वेलोसिटी थी 5, बाद में वेलोसिटी हो गई 10, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 5 आया, ठीक है, 10 - 5 5। उसके बाद अगर आपको एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो जो भी आपको वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करके आए थे ये, ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अभी हम ग्राफ्स भी देख के आए हैं। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके स्लोप से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो तो उससे आपको क्या मिलेगा? अच्छा अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके स्लोप से आपको मिल रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस चीज़ से मिल रही है? स्लोप से। अगर मान लो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया से आपको क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस एरिया से आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिल रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। वैसे तो अपोजिट ही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसके स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो ग्राफ है वो आपको स्पीड वर्सेस टाइम गिवन है, ठीक है। अगर मान लो स्पीड वर्सेस टाइम, लाइक दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकता है आपका ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो, एक हो सकता है स्पीड वर्सेस टाइम हो। अब इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आएगा उससे आपको क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ली है? स्पीड। स्पीड से आपको मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। एंड ये ग्राफ होगा भी हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव। बट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ये आपका नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मान लो कि ग्राफ है आपका ऐसे, ठीक है, ग्राफ है आपका ऐसे, अब यहाँ पे इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया भी इसके अंडर में ही है और ये वाला जो एरिया है ये भी इसके अंडर में ही है। तो इसको हम मान लेते हैं एरिया नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं एरिया नंबर 2। अब आपने निकालना है, अगर मान लो आपने निकालना है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो आप क्या करोगे? एरिया 1 जितना आया, एरिया 2 जितना आया उसको कर दोगे ऐड। बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप क्या करोगे? इनको लोगे विद मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो डाउन वाला एरिया है इसको आप नेगेटिव कंसिडर कर लोगे। तो जो 1 है वो पॉजिटिव है, इसके अंदर आपने ऐड करा 2 को, बट 2 आएगा नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। तो यही ऊपर मैंने लिखा है कि अगर आप एरिया निकाल रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो अगर आप टोटल एरिया निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आएगी डिस्टेंस। बट अगर आप विद मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो उससे आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। एंड देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे
अभी आपने क्या देखा कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलती है। यहीं पे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो इसके अंदर जो एरिया कवर्ड होगा उससे आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एरिया कवर्ड से आपको डिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे एरिया कवर्ड से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेरा इनिशियली जो क्वेश्चन है वो गलत होते थे। यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल रहा है, रुको, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ वेलोसिटी नहीं मिल रही है, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है। दैट मीन्स आप अगर यहाँ पे एरिया निकाल रहे हो ना तो आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल मिलेगा। ठीक है, यही एक सिंपल सी बात है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी ये इनिशियली गलत होती थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखी हुई है। देन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल फॉलिंग बॉडीज हैव सेम g रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री फॉल में हम ये पढ़ेंगे। अब हमें जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है वो है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो ये 3 इक्वेशंस है, काइनेमेटिक एंड यूज साइन कन्वेंशन, क्योंकि इनिशियली मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करना भूल जाती थी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at विच इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वे s इज डिस्प्लेसमेंट, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये है हमारी एक बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 25 मीटर। तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 25 मीटर। यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20। ठीक है, ये आपकी बॉल है। ठीक है, इसको ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने कहा हाउ हाई विल द बॉल राइज। अब आपने यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल कितनी ऊपर तक गई होगी, तो आपको ये जो है ये डिस्टेंस आपको बताना है कि बॉल कितनी ऊपर तक गई होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे, क्योंकि देखो अब जब बॉल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गई होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि अब उसको नीचे आना है। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, 0 स्क्वायर इज 0, बट हम कोई नहीं लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड लग रही है, कितनी, -g, और यू कैन से -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला g को 10 ले लो। तो ये हो गया 10 नेगेटिव का। एंड जो s है, s तो हमको निकालना ही है कि ये कितना ऊपर गया, दिस इज आर s। तो अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करा, 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 20s। ठीक है, ये हो गया 400, आप 20s को इधर लेके गए तो 400 इज इक्वल्स टू 20s। 0 से 0 कैंसिल, 2, दिस इज 20। तो s की वैल्यू आ गई 20, यहाँ पे भी 20 गिवन है। दैट मीन्स बॉल यहाँ पे कितना ऊपर गई, बॉल यहाँ पे 20 मीटर ऊपर गए, बिल्डिंग 25 मीटर की थी। अब इन्होंने कहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब बॉल पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगाएगी, बॉल पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगाएगी। तो अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे ये करेंगे। तो s हमें गिवन है, ठीक है, s हमें गिवन है, कितना गिवन है, s हमें गिवन है 25। ठीक है, इतना डिस्टेंस इसको नीचे आना है। ठीक है, ये आप 20 इसके अंदर ऐड नहीं करोगे, आप सिर्फ 25 लोगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। 25 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 20। ठीक है, हम ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हम तब लेते हैं जब हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे होते हैं। हमने इनिशियल 20 ली है, दैट मीन्स कि हमने उसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब आप इस चीज़ में सोचोगे कि यहाँ तो हमने 20 लिख दिया, बट इसको क्या पता कि 20 ऊपर में हमने फेंका या 20 नीचे में हमने फेंका है। तो 20 ऊपर फेंका है तभी तो पॉजिटिव लिया है, 20 नीचे फेंका होता तो नेगेटिव लेते। अब जैसे ये जो 25 डिस्टेंस है ये नीचे की तरफ कवर कर रहा है तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये कैंसिल होकर आ गया 5, सो दिस इज 20 माइनस 5 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 25। इनको इधर ले आओ, 5 टी स्क्वायर, ये हो गया 20 टी। ठीक है, 20 टी माइनस 20 टी माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या करा, 5 से कैंसिल कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छोटी क्लासेस में सिखाते हैं सॉल्व करना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बिल्कुल। ठीक है, ये आपका आ गया t प्लस 1 एंड t माइनस 5। अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड जो हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन अगर फर्स्ट टाइम में कर रहे हो तो देख लो, अदरवाइज सॉल्यूशन मत देखना। फिर यहाँ पे आ जाता है फ्री फॉल, जो हमने यहाँ पे नोट्स में डिस्कस करा है। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या होता है, देखो अब फ्री फॉल क्या होता है। अब सिंपल सी ये बात समझना, अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर लग रही होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो न्यूटन जी ने डिस्कवर करी थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें नीचे आती हैं।
बट हमने एक चीज़ पढ़ी है फ्रिक्शन। अगर मान लो एक कार है, ठीक है, उसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक फ्रिक्शन होगी जो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। अब इसका मोशन हो रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है, इसकी वेलोसिटी तो डाउनवर्ड्स ही है, तो एक फोर्स होगी जो इसके ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही होगी, लाइक इन डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, एंड दिस इज एयर रेजिस्टेंस एंड दिस इज एयर रेजिस्टेंस। तो एक बॉडी फ्री फॉल में कब होती है? जब उसके ऊपर जी एक्ट कर रहा होता है, हाँ कर रहा होता है, बट जब उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही होती। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर रेजिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाए, तब हर एक चीज़ फ्री फॉल में होगी, ठीक है, हर एक चीज़ फ्री फॉल में होगी। तो अब नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे 10 या 9.8 मीटर्स पर सेकेंड से फॉल नहीं कर रहा होगा, इसकी कुछ एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट कर रही है। इसी एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, अगर आप एक बॉल एंड एक पेपर को नीचे फेंको तो बॉल पहले आ जाएगी, पेपर बाद में आएगा, क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। बट फ्री फॉल की कंडीशन में जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सारी बॉडीज़ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही आ रही होंगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आ रही होंगी। तो जो बॉल है एंड जो पेपर है वो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। तो दिस इज व्हाट इज फ्री फॉल। यहाँ पे वही लिखा है, फ्री फॉल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द surface of earth is accelerated downwards under the influence of the force of gravity. The magnitude of acceleration due to gravity is represented by g. If air resistance is neglected, the object is said to be in free fall. Case of motion with uniform acceleration. So free fall जो है ये एक केस है motion with uniform acceleration का, क्योंकि अब throughout the journey जब बॉल ऊपर से लेकर नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच जाती, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो ये हमारा आया ग्राफ। ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि ये नेगेटिव होगी, क्योंकि डाउनवर्ड है, साइन कन्वेंशन को नहीं भूलना है। उसके बाद हमारा आ जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। उससे पहले हम ये देख लें, अब जो हमारी एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट है। हमें पता है कि जो हमारी बॉल है जब ये नीचे गिर रही है, ठीक है, इनिशियली हमने इसको ड्रॉप करा, इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड थी, ये नीचे आई, इसकी सर्टेन कुछ स्पीड होगी, मान लो 10 है, ठीक है। तो जो स्पीड है बॉल की, जैसे जैसे बॉल नीचे गिर रही होगी इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, ये हम देख सकते हैं, जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, बट क्योंकि बॉल नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी थ्रू आउट नेगेटिव होगी, इसलिए ग्राफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है, यहाँ पे मैंने वही सेम लिखा है कि अगर हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप किया, देखो अगर हम किसी भी चीज़ को कहते हैं ना हमने ड्रॉप किया है, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। हम कहते हैं थ्रो किया है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। सो ड्रॉप करना दैट मीन्स इनिशियल इज 0। तो अगर हमने ड्रॉप करा है तो जो डिस्टेंस, लाइक ये बॉडी है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो 0 मीटर पर सेकेंड पे हमने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड। तो अगर हम एक सेकेंड का या कितने भी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल देखें, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है ये पहले 1 है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इन द रेशो ऑफ ऑड नंबर्स होगा। पहले सेकेंड में 1 मीटर था, तो दूसरे में 3 मीटर हो जाएगा, तीसरे में 5 मीटर हो जाएगा। सो इन द रेशो ऑफ ऑड नंबर्स होगा। दिस इज़ नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अगर समझ नहीं आए तो एक बार इस वाले पोर्शन को दोबारा से रिपीट करके देखना, वीडियो को वापस से जाके देखो, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रैवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन सेम रेशियो एज ऑड नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम यूनिटी नेमली 1 3 5 7, जो मैंने आपको बताया है। फिर हमारा आ जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट, अगर मान लो कि एक हमारी जो है एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है वो चल रही है रोड पे। अब ये जो गाड़ी है चल रही थी, अब जो पर्सन है उसने अप्लाई कर दी है ब्रेक। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी गाड़ी, नहीं, ब्रेक लगाने के बाद अगर मान लो जो गाड़ी है वो यहाँ जाके रुकी है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि इतना डिस्टेंस लग गया गाड़ी को रोकने में जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिए थे। सो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो रुकने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पे एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी और डिसेलरेशन नेगेटिव वे पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है देन इट इज एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है देन इट इज डिसेलरेशन। सो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी या डिसेलरेशन पे डिपेंड करता है ब्रेक्स की। फिर हमारा आ जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन सेटिंग स्पीड लिमिट्स फॉर एग्जांपल इन स्कूल जोन्स। फिर यहाँ पे हमारी लास्ट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने हाथ ऐसे रख रखा है, आपका जो फ्रेंड है वो ऊपर से रूलर थ्रो कर रहा है, तो उसके थ्रो करने के बाद आप कितनी देर में उसको पकड़ रहे हो, कितना डिस्टेंस नीचे चला जाता है, दैट इज़ नोन एज रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम इज़ द
time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car is the reaction time. It depends on the complexity of the situation and an individual. हमने क्या कहा कि एक इंसान है, अगर वो गाड़ी चला रहा है, वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो जितनी देर बाद उसकी जो गाड़ी है वो जाके रुकेगी, बीच में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. अब ये तो था कि अगर मान लो सामने आ रही है रेड लाइट, उसको पहले से ही पता है कि गाड़ी रोकनी है. अगर मान लो एक इंसान है, वो गाड़ी चला रहा है एंड सामने एकदम से कोई इंसान आ जाता है, उसको सडनली ब्रेक अप्लाई करने हैं, तो उसको ये चीज़ प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा. एंड मान लो वो 2 सेकंड बाद ब्रेक्स अप्लाई करता है इंसान को देखने के, तो ये जो 2 सेकंड है ये हो गया उसका रिएक्शन टाइम. तो यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. यहाँ पे हमें गिवन है after you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case d was found to be 21 centimeter. Estimated the reaction time. ये कह रहे हैं कि एक जो इंसान है वो ऐसे ही कर रहा था, तो उसने ये जो है नीचे जितना रूलर गया वो गया 21 सेंटीमीटर. तो हमें इस पर्सन का जो रिएक्शन टाइम है उसको कैलकुलेट करना है. तो हम अभी पढ़ के आए हैं s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब इनिशियली तो जो स्केल था वो रेस्ट पे था, तो ये हो गया 0, तो हम लिख सकते हैं s इज टू हाफ ए टी स्क्वायर. अब जो s है वो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, उसको मीटर्स में लेंगे तो 0.21 मीटर्स इज इक्वल्स टू हाफ. नीचे लग रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो माइनस का इन्होंने ले रखा है 9.8, तो हम भी 9.8 ही लेंगे. क्वेश्चन में जब तक आपको गिवन ना हो कि जी 10 लेना है, आप अपनी खुद की अगर आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है आप ले सकते हो, अदरवाइज 9.8 यू कैन टेक एंड टी हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, टी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 0 इंटू 0.21, 9.8 आया नीचे इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट. वही सेम चीज़ यहाँ पे है. उसके बाद हमारा आ जाता है ये देखो समरी के अंदर जो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इस टेबल में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पॉइंट्स टू पॉन्डर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. एंड एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो. एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है. ये तीनों हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस हो गई. अपना साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना है. ये एक शॉर्टकट है कि अगर हमें nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल बताना है, कहने का मतलब कि अगर एक गाड़ी है वो 10 सेकंड तक चलती है, 10 सेकंड में बोलते हैं कि डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल करा, आप सेकंड को यूज़ कर लोगे. बट अगर इन्होंने बताया कि गाड़ी 10 सेकंड चलती है, आप बताओ 8th सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. तो ये nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1. ठीक है. अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव होता है. ठीक है. अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालने का मतलब कि अगर एक बॉल है उसको आप ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो सर्टेन स्पीड से, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो ये वो निकालने का फॉर्मूला है. सिंपल सा आप इसको याद कर सकते हो. टाइम ऑफ लाइट की अगर आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो पहले वो ऊपर जाएगी एंड फिर वो वापस नीचे आएगी. तो जितनी देर वो टोटल हवा के अंदर है दैट इज नोन एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. इट इज़ द टोटल टाइम टू गो अप प्लस द टोटल टाइम टू कम डाउन. तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आप 2u/g करके निकाल सकते हो, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, इनको आप याद कर लो. ठीक है. अब अगर मान लो कि कोई बॉल है उसको आपने ऊपर फेंका, तो जो उसका ऊपर जाने का टाइम होगा एंड जो उसका नीचे जाने का टाइम होगा वो इक्वल होगा. सो टोटल टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ डिसेंट फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. अगर आप सेम लेवल पे 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, अगर मान लो कि आप सोचो कि आप बिल्डिंग पे हो, बिल्डिंग से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका फिर वो नीचे आई, तो अब ये दोनों टाइम अलग अलग होंगे. ठीक है. ये हम सेम लेवल पे बात कर रहे हैं. ठीक है. ये सिंपल से पॉइंट्स है जो बस आपको टू द पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है. पार्टिकल हैज सेम स्पीड एट अ पॉइंट ऑन द सेम पाथ वाइल गोइंग अप और डाउन. कहने का मतलब कि अगर ये मोशन है जिसके अंदर बॉल अप जा रही है देन डाउन जा रही है, अगर हम सेम पोजीशन पे स्पीड देखें ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम, तो दोनों में सेम होगी. फ़र्क कितना है, ऊपर जाते टाइम पॉजिटिव होगा, नीचे जाते टाइम नेगेटिव होगा. तो दैट मीन्स कि अगर एक बॉल है वो एक पाथ पे जा रही है, हम अगर सेम पॉइंट्स पे देखें तो सेम पॉइंट्स पे इसकी स्पीड सेम होने वाली है. ठीक है. अगर ये हो जाता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट. इसके अंदर क्या है, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, विल डू वी ए माइनस वी बी. एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. सेम वैसा ही आ गया. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सेम वही चीज़ है. देन v इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो अभी हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt. बट एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाई dx. ठीक है. इसको आप याद कर सकते हो. यहाँ पे हमने क्या करा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी से. अगर मैथ्स आती है तो ये चीज़ पता होगी, बाकी ये क्लियर हो जाएगी जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. कुछ नहीं है, सिंपल सी हमने एक चीज़ कही है कि एक्सेलरेशन dv बाई dt तो होता ही है, पर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला विच इज़ v dv बाई dx. ठीक है. v इंटू dv बाई dx. फिर हमारे पॉइंट्स टू पॉन्डर के अंदर आ जाता है. इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी. ऑब्वियसली अगर मान लो एक पार्टिकल है
उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। बट अगर एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना। मान लो एक पर्सन ने ब्रेक लगाया, वही वाला सेम केस हो गया। देन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट टेल अस वेदर द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहने का मतलब कि अगर एक बॉल है, ठीक है, वो हमने एक बॉल है वो हमने ऊपर थ्रो करी, तो इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर जाके ज़ीरो होने वाली है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, बट एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो बॉल है ये नीचे आ रही है, तो विद द टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करने वाली है, बट एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, बट यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही थी एंड यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन के साइन का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे यही एग्जाम्पल गिवन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। देन कम्स द जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। कहने का मतलब अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे इसी सेम एग्जाम्पल के अंदर समझ सकते हैं। जब हमारी जो बॉल है हमने इसको थ्रो करा, ये ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी हो रही है ज़ीरो, बट यहाँ पे अभी भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो -10 ही है, तो एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें कही गई है। फिर हमारी लास्ट स्टेटमेंट आ जाती है, काइनेमेटिक इक्वेशंस आर ट्रूली फॉर मोशन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अगर आप ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनको आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, ऑल्दो चेंज हो रही होती है तब भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम अलग अलग जो केसेस हैं उनको कंसिडर कर लेंगे। बट अगर एक केस के अंदर आप देख रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ इट। मैंने इसके अंदर अपने नोट्स डिस्कस कर लिए, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट होनी थी टिल दी एंड वो डिस्कस कर लिए, बीच में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू सेल्फ स्टडी इन फिजिक्स एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड एड एडिशनल थिंग्स दैट यू find out while solving questions. So doing self study in physics is very easy. It is as easy as it is in bio. And if you are left with any doubts related to this chapter, then you can comment that below. I'll also post questions related to this chapter in the community section. And if you like this video, then do subscribe my channel. Subscribe कर दो भाई, 5,000 subscribers करा दो. Like I am doing my best. Like I try to post videos almost daily. And if you like this video, then do share it with your friends. उनकी भी help कर दो थोड़ी बहुत. And as you all know, counseling is about to begin. So once it begins, I'll also post videos related to counseling. So thank you.